बात कर रहे हैं पीएफआई की कि किस तरह से ये संगठन जो कि बैन नहीं है, जिस पर प्रतिबंध नहीं है, और लेकिन इसके बावजूद इसके सदस्य जगह जगह पकड़े जा रहे हैं अपने नापाक मंसूबों को लेकर। ये उत्तर प्रदेश में भी दाखिल हुए थे, लेकिन पुलिस ने इनको धर दबोचा। जी हाँ, पीएफआई कितने विवादों में रहा है और यूपी से इसके तार कैसे जुड़े हैं, अब ये भी आपको बता दें। पिछले दिनों मथुरा से पीएफआई का ऑफिस सेक्रेटरी सिद्दीकी कप्पन गिरफ्तार हुआ था। केरल का रहने वाला कप्पन जामिया का छात्र रह चुका है। लखनऊ में पीएफआई यूपी का प्रेसिडेंट नसीम अहमद गिरफ्तार हुआ। बाराबंकी के पीएफआई सदस्य मुदस्सिर की जानकारी मिली। मुदस्सिर दिल्ली के एंटी-सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट में भी सक्रिय था। बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, लखनऊ में पीएफआई सदस्य सक्रिय है। सीतापुर, बाराबंकी, गाजियाबाद, बहराइच में पीएफआई सदस्य सक्रिय हैं। गोंडा और कानपुर में भी पीएफआई के सदस्य सक्रिय हैं। और आपको ये भी बता दें कि एंटी-सीएए एनआरसी प्रदर्शन में हिंसा के बाद कार्रवाई में पीएफआई के 123 लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। कानपुर में पीएफआई के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए। पीएफआई सदस्यों को बांग्लादेश से फंडिंग की जा रही थी। बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों ने जानकारी साझा की। पंजाब, राजस्थान में आरएसएस के पदाधिकारियों पर हमले हुए। इन हमलों के पीछे पीएफआई के सदस्यों की भूमिका पाई गई। पीएफआई की छात्र इकाई सीएफआई की पड़ताल भी शुरू की गई और यूपी पुलिस, एसटीएफ, ईडी, आईबी, एटीएस, एनआईए जांच में जुटी है। ये वो तमाम स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से विवादों में पीएफआई है। और पूर्व डीजीपी ए.के. जैन का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनको पाकिस्तान बुला के इनको तौर तरीके सिखाए जाते हैं, आईडी एक्सप्लोसिव्स बनाने के फॉर्मूला सिखाया जाता है। ये इनके ऊपर हमेशा निगरानी की आवश्यकता है। एटीएस इस संबंध में अच्छा कार्य कर रही है। एटीएस के पास पूरा डेटा बैंक है और सबको मिलकर एटीएस, एसटीएफ, यूपी पुलिस को मिलकर इनके खिलाफ बिल्कुल ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐतिहासिक हो, नज़ीर बने, जिससे कि अपने कदम यहाँ पर इनके जम ना सके। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त इनके सूद साहब जुड़े हुए हैं, रॉ के पूर्व अधिकारी हैं। सूद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा खतरा आप मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, ये संगठन प्रतिबंधित भी नहीं है, लेकिन एक के बाद एक गिरफ्तारियां, और इनके पास से जो चीजें मिली, असलहा मिला, दूसरे दस्तावेज मिले, वो हैरान करने वाले हैं। सूद साहब जी देखिए, पीएफआई कोई डाउट नहीं है कि एक ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर में इन्वॉल्व है। चाहे एंटी-सीएए प्रोटेस्ट हो, चाहे जामिया के प्रोटेस्ट चले, चाहे जेएनयू में चले, उसके बाद ये जो बेंगलोर में राइट्स हुए उसमें पीएफआई की इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बाद किसान आंदोलन में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, इंटेलिजेंस की इनके पास काफी खबरें हैं। फिर साथ में इसके इंटरनेशनल कनेक्शन, जैसे कहा अभी कि इन्होंने कि ये पुराने डीजीपी साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता, शायद अभी प्रेजेंट के पुराने हैं, लेकिन ऐसा है कि पीएफआई के पाकिस्तान से तो कनेक्शन रहे, लेकिन इनके जो लेटेस्ट कनेक्शन नजर में आए हैं वो आए हैं इनके टर्की के साथ। अक्टूबर 2018 में पीएफआई के 2 नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर पी कोया और ईएम रहीमा ये गए थे टर्की में। टर्की में जाकर के ये वहां पे मिले, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईएचएच के लिंक है आईएसआईएस के साथ में उनको जो टर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है एमआईटी, उनके साथ भी उनके लिंक हैं, और उसी की वजह से ये उनसे मिले। और टर्की की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपनी एजेंसी से कहा कि इंडिया के अंदर आप जितनी डिस्टर्बेंस ला सको उतनी करो। पीएफआई के ईडी के पास भी प्रूफ है, रॉ के थ्रू भी प्रूफ आए हैं कि इनको फंडिंग की गई है बाहर से, फॉरेन से। और देखा जाए, मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि गवर्नमेंट को क्या सोच है या क्या है, लेकिन जो गवर्नमेंट कर रही होगी ठीक सोच रही होगी अपनी तरफ से। लेकिन इससे पहले इससे जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी सिमी को 2010 में बैन किया गया जी। उससे पहले इस्लामिक मुजाहिदीन थे, इंडियन मुजाहिदीन, उनको 2001 में बैन किया गया। तो ये उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हीं के लोग जो हैं वहां से हटने के बाद जब वो पकड़े गए तो ये पकड़े जा रहे हैं, और ये बेसिकली एक टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है इंडिया के अंदर। एक इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को थ्रेट है। इनके खिलाफ मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट बहुत जल्दी कुछ कदम उठाएगी, इनको बैन करेगी, जो इनके कार्यकर्ता है उनको पकड़ेगी। साथ में आजकल ऐसा चल रहा है कि कुछ केरल से या बाकी जगह से टर्की में लोगों को भेजा जा रहा है, हिंदुओं को भेजा जा रहा है कन्वर्ट करके टर्की में,
और उसके बाद वहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनसे कहा जाता है आपको जॉब देंगे, उनका माइंड वॉश किया जाता है, मुस्लिम कन्वर्ट होने के बाद उनको ट्रेनिंग दे करके इंडिया में भेजने की पूरी तैयारी चल रही है और इंडियन गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस को भी इस चीज का पता है। लेकिन क्या है कि इंडिया के अंदर जगह जगह जिस तरीके से डिस्टर्बेंसेस हो रही है, तो हमारे इंटेलिजेंस के काफी ध्यान बढ़े। एक और मैं आपको बात बताऊंगा कि अभी इजरायली एम्बेसी के बाहर एक टेरर अटैक हुआ था। पहले लोगों को शक हुआ कि शायद ये ईरान का हाथ। उसके बाद जो दूसरा ध्यान आया वो आया इनका PFI के साथ और साथ में टर्की का, क्योंकि इजराइल के साथ टर्की के भी काफी डिफरेंसेस है और टर्की के डिफरेंसेस ईरान के साथ भी है। तो इस तरफ पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सुसा माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। सुब्रत त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व DG है। सुब्रत त्रिपाठी साहब, क्या लगता है आपको कि क्या औपचारिकताएं इतनी है, क्योंकि जिस तरह से लखनऊ में अभी जो गिरफ्तारी हुई है, क्या किसी संगठन को प्रतिबंधित करने के लिए जो तमाम औपचारिकताएं वो इतनी लंबी और इतनी पेचीदा है? क्योंकि ये संगठन एक के बाद एक इसके सदस्य गिरफ्तार हो रहे हैं, इसके सदस्यों पर कई बड़े आरोप हैं, कई बड़े सबूत मिले हैं, लेकिन फिर भी ये संगठन प्रतिबंधित नहीं है। त्रिपाठी जी, देखिए, ऐसा है कि संगठन को प्रतिबंधित करने के लिए कोई इतनी कठिन औपचारिकताएं नहीं है कि उन्हें पूरा न किया जा सके, और हैं तो उन्हें दूर करने की सामर्थ्य सरकार में है। एक अध्यादेश ला सकती है, कानून बना सकती है, शासनादेश जारी कर सकती है। प्रश्न ये है कि ये घटनाएं अपनी चरम परिणति तक क्यों नहीं जाती हैं, इनको रास्ते में अवरुद्ध कौन करता है? हम कह रहे हैं जो संगठन नहीं प्रतिबंधित हैं, पिछले 20 वर्ष की खाली इंटेलिजेंस विभाग की फाइलों को खंगाल लिया जाए तो जो लोग प्रकाश में आए हैं उनके तमाम सूत्रों के नाम ऐसे हैं जो विभिन्न पार्टियों में बड़े ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चुनाव लड़ चुके, भाग ले चुके, और उनकी प्रेजेंट गतिविधियां क्या हैं इस पर एक रिवाज था खुफिया विभाग का कि हर साल उनका वार्षिक रिमार्क लिखा जाता था। लेकिन यह प्रथा क्या गौर से देख ली जाए, क्या यह चल रही है? जब से बार बार सरकारें बदलने लगी विभिन्न स्टेट में, तब से IPS अफसर्स अवॉइड करने लगे, PPS अफसर्स अवॉइड करने लगे उनके सालाना रिमार्क तक लिखने को। खाली यह देख लिया जाए कि थाने में, जिले में और विभिन्न जगहों पर जो इनकी फाइलें चलनी चाहिए, थाने से डेली एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट एक पेज जानी चाहिए, क्या कहीं से जा रही है? क्या केवल अब सूचना विभाग का जो छोटा मोटा स्टाफ है, क्या उसी का दायित्व तो सूचना संकलन का है? और जो लोग लिखा पढ़ी में प्रकाश में आ चुके बिल्कुल बिल्कुल सुमित त्रिपाठी साहब, यही वो तमाम बड़ी बातें हैं जिनका जिक्र आपने किया और जिसकी संपर्क जिक्र हम लोग लगातार जता रहे हैं। त्रिपाठी साहब, माफी के साथ रोकूंगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे और अब बात करते हैं PFI के उस टेरर खाते की जिसके जरिए पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही थी। अब हम खुलासे करने जा रहे हैं कि कैसे PFI कैसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आतंक का नया ताना बाना बुन रहा था, जिसकी आहट तब सुनाई दी थी जब CAA और NRC के विरोध प्रदर्शन के दौरान लखनऊ में हिंसा की आग भड़क उठी थी। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब लखनऊ में CAA और NRC के विरोध प्रदर्शन के बीच हिंसा के शोले भड़क उठे थे। अचानक ही प्रदर्शन उग्र हो गया था। तस्वीरें 20 दिसंबर 2019 की हैं, जब प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया और देखते ही देखते इस प्रदर्शन में शामिल लोग तोड़ फोड़ और आगजनी पर उतारू हो गए। जब इसकी जांच शुरू हुई और लोगों की गिरफ्तारी हुई तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI का नाम सामने आया। केरल में बने इस संगठन पर पहले भी सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन लखनऊ में CAA और NRC के विरोध के नाम पर जो कुछ हुआ उससे जांच एजेंसियों के माथे की शिकन बढ़ गई, क्योंकि अब ऐसे नेटवर्क की आहट सुनाई दे रही थी
जो बेहद शातिर अंदाज में आतंकी मंसूबे पूरे करने की फिराक में था। CAA और NRC के विरोध के नाम पर लखनऊ में जिस तरह से दंगों की आग भड़की, उसके बाद पुलिस भी फौरन एक्शन में आ गई। जो पिछली बार लखनऊ में हिंसा हुई थी, उसके बाद से ऑर्डिनेंस लाया गया और अब देखिए कहीं कोई हिंसा नहीं हो रही है, ना कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं। वरना अब तक पता नहीं कितनी जगह प्रदर्शन कर दिए होते कि छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर करते हैं। विदेश में कुछ होता है प्रदर्शन यहाँ करते हैं। तो ये तो एक अपना एक बाहुबल दिखाने के तरीके हैं इनके, और सही तरीके से निपट रही है यूपी की गवर्नमेंट। जब PFI के सदस्यों की गिरफ्तारी का दौर शुरू हुआ तो इसके पीछे की साजिश भी साफ होने लगी। दरअसल 20 दिसंबर 2019 को लखनऊ में हिंसा हुई। CAA और NRC के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा भड़की। हिंसा के पीछे PFI का हाथ होने का सबूत मिला। अब तक PFI के 123 सदस्य गिरफ्तार हुए। PFI पर हिंसा के लिए फंडिंग करने के आरोप लगे। लखनऊ में दंगा कराने के प्लान का पता चला। कई शहरों में हिंसा भड़काने के प्लान का पता चला। दंगे भड़काने के लिए PFI की फंडिंग की जानकारी मिली। PFI की चंदा पॉलिसी की भी जानकारी मिली। PFI के 70 से ज्यादा बैंक खातों का पता चला। इन खातों में PFI के करीब 150 करोड़ की रकम का पता चला। मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। विदेश से भी पैसा लेने की साजिश का खुलासा हुआ। मामला आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए STS ने इस पूरे मामले को ATS को ट्रांसफर कर दिया और ATS ने इस पूरे केस में UAPA यानी देशद्रोह के तहत अलग अलग जो धाराएं हैं बाकी इससे जुड़ी, उनके तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये खुलासा होते ही साफ हो गया कि PFI के कई सदस्य बेहद शातिर तरीके से अराजकता फैलाने के लिए एक नापाक प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद साफ है कि कैसे भी हिंसा की आग को भड़काया जाए। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब मैं आपको PFI की ABCD समझाता हूं कि आखिरकार ये संगठन क्या है, ये कैसे काम करता है और किस तरह से इस संगठन ने हिंदुस्तान को अपना निशाना बनाने की कोशिश की है। जी है, PFI की हम बात करें। PFI का गठन 2006 में केरल में हुआ और सामाजिक संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी कि सामाजिक काम ये संगठन करेगा या करता है, ये बात कही गई। 2010 में केरल में एक प्रोफेसर का हाथ काटने का आरोप इस संगठन पर लगा था। जी हां, सिमी के सदस्य जब सिमी पर बैन हुआ तो PFI में शामिल हुए और PFI सदस्यों पर हत्या के 27 केस दर्ज हो चुके हैं और PFI पर दंगे भड़काने के 106 केस दर्ज हैं। ये भी हम आपको बता दें, ये कुंडली है PFI की। कई बम धमाकों में PFI का नाम सामने आ गया है, लेकिन बावजूद इसके बैन नहीं लगा इस संगठन पर। कई बार PFI को बैन करने की सिफारिश की गई, लेकिन इस सिफारिश महज सिफारिश ही रही। यूपी सरकार भी प्रतिबंध करने की सिफारिश कर चुकी है, लेकिन इस संगठन पर बैन नहीं लगा। जी हां, ये वो तमाम बातें हैं कि यूपी के कई शहरों में दंगे की साजिश के आरोप भी PFI पर लग चुके हैं। जी हां, ये एक एक करके हम आपको PFI की कुंडली बता रहे हैं कि किस तरह से हाथरस मामले में भी PFI की संलिप्तता सामने आई थी। जी हां, तो ये तमाम वो बातें हैं जो PFI के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये संगठन एक के बाद एक इस तरह की वारदातों को अंजाम देता रहा, इसके सदस्यों पर इस तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन बावजूद इसके ये इस पर बैन नहीं लगा। जी हां, कई और बड़े सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों की पड़ताल हम लगातार कर रहे हैं। PFI की टेरर कुंडली भी हमने आपको दिखाई। हमारे साथ वीरेश लगातार बने हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी बने हुए हैं, लेकिन पूछताछ से बड़ा खुलासा हुआ है कि और 18 अक्टूबर 2019 को कमलेश तिवारी की हत्या भी हुई थी। इस मामले में भी इस्लामिक संगठनों का नाम सामने आया था। पूछताछ में
कई बड़े खुलासे हुए हैं। पीएफआई के निशाने पर हिंदूवादी नेता थे, ये बात कही गई और पूछताछ में कई बड़े खुलासे इन लोगों ने किए हैं। बदरुद्दीन फिरोज खान ने कई राज खोले हैं, ऐसे राज खोले हैं जिससे पीएफआई के मंसूबे साफ तौर पर जाहिर होते हैं कि संगठन के मंसूबे आखिरकार क्या थे। जी, हमारे साथ आनंद स्वरूप शुक्ला साहब जुड़े हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के। इसके अलावा एनके सूद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व अधिकारी हैं, और साथ ही साथ सुब्रत त्रिपाठी पूर्व डीजी, और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी लगातार हमारे साथ। शुक्ला जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, गिरफ्तार दोनों जो शख्स गिरफ्तार हुए उन्होंने जो बातें कही है, जो सूत्रों के लिहाज से खबर आ रही है, वो सचमुच हैरान करने वाली है कि हिंदूवादी नेता निशाने पर, यानी एक तरह से सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश, दंगे भी करवाने की कोशिश इन लोगों ने रची थी, जो कि नाकामयाब हुई है। शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश की सरकार 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की रक्षा सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध है और किसी भी प्रकार के जो नापाक मंसूबे तथा कथित आतंकवादी संगठनों के द्वारा लिए जा रहे हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में वो सफल नहीं हो पाएंगे। और जो भी उनके राजनीतिक आका भी हैं, उन सभी लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। जी बिल्कुल, सुब्रत त्रिपाठी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एनके सूद साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एनके सूद साहब, तो आखिर में आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं अब ऐसे संगठनों का फिलहाल तो यही है, त्वरित इलाज यही है कि इन पर प्रतिबंध लगाया जा सके, ताकि इनके पूरे जो मॉड्यूल है उस पर उसको पकड़ा जा सके और पूछताछ की जा सके। बिल्कुल ठीक है जी। वैसे देखा जाए तो रॉ और आईबी के पास पूरी इनकी फाइलें तैयार हैं, और मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इनको थोड़ा सा और टाइम दे करके इनके पूरे नेटवर्क को पूरे तरीके से ध्वंस किया जाए। साथ में एक और चीज हो सकती है कि शायद गवर्नमेंट वेट कर रही हो कि थोड़ी कोविड की सिचुएशन संभल जाए, तब इनको पकड़ा जाए। पकड़े जाएंगे, बचेंगे नहीं। जी, सुब्रत त्रिपाठी जी, आपसे सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि इस संगठन पर प्रतिबंध जल्द लगना चाहिए? देखिए, कोई भी संगठन जिसको सरकार ने प्रतिबंधित नहीं किया है, उसको कायदे से आतंकी संगठन कहने का हमें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यह सरकार का दायित्व है कि मात्र शक के आधार पर बिना किसी सबूत के किसी संगठन को देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में प्रतिबंधित कर सकती है। यह एक केवल सचिवालय के अधिकारियों की गुमराह करने की एक प्रवृत्ति है कि अभी यह शर्तें पूरी नहीं है, क्या नहीं है, कैसे नहीं है। बिल्कुल सुब्रत त्रिपाठी जी, आपका बिल्कुल कहना, हम यही कह रहे हैं कि संगठन को प्रतिबंध करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की गतिविधियां हैं। लेकिन माफी के साथ आपको रोकूंगा क्योंकि वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।